मैं एक शटर होता ना घर का, उसके पीछे खड़े होकर देख रही थी ऐसे कांपते हुए कि वो माँ को घेरे हुए थे और बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं इस टाइम ऐसे बुत बन के खड़ी हुई थी, सुन अब क्या करना है। मकान मालिक का फ़ोन आता है, बोलते रातों रात घर खाली करो, या तो रोड पे रखो या कहीं फेंक दो, हमें मतलब नहीं, आप इज्जतदार लोग रहते हैं, आप जैसे क्रिमिनल नहीं। ऑलमोस्ट हम सिटी को क्रॉस करने वाले थे, हम थोड़े खुश थे और अचानक से हमारे ट्रक के सामने ना 5 से 7 बाइक वाले लग गए और चिल्लाने लगे ये भगोड़े हैं। इतना प्रेशर मेरे दिमाग पे रहता था, मैं जेंडर भूल ही गई थी कि मैं लड़की हूँ क्या हूँ, सब भूल चुकी थी। और मैंने उस दिन कसम खाई, या तो करके आऊँगी या मर जाऊँगी, पर मैं वापस नहीं आऊँगी। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है रूपाली और आप सभी मुझे घुमक्कड़ लाली के नाम से जानते हो। मैं एक ट्रैवलिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ। हमारी सोसाइटी के अंदर औरत होना एक कमजोरी की निशानी है। मेरी कहानी सुनने के बाद आप डिसाइड करिए, क्या औरत कमजोरी की निशानी है या फिर शक्ति का एक रूप। मैं यमुना चंबल के बीहड़ और डाकुओं से भरे एक छोटे से गांव के बड़े परिवार में पैदा हुई, यूपी के डिस्ट्रिक्ट इटावा से। मेरे पापा जी एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे, राजकुमार की तरह पले बड़े। मेरे पैदा होने के 6 महीने बाद ही मेरे चाचा जी का मर्डर हो गया और 2 साल के होते-होते मैंने अपने दादाजी को खो दिया, उनका भी मर्डर कर दिया गया। मेरे पापा बायोलॉजिकली 3 भाई थे, दादाजी एक बड़े पॉलिटिशियन थे। 17 साल की उम्र में बड़े ताऊ जी घर छोड़कर नागा साधु होकर चले गए, अब बचे पापा अकेले। हायर एजुकेशन के लिए पापा कभी गाँव में रहे नहीं, हमेशा बाहर रहे। जो ज़िम्मेदारी अचानक से उनके कंधों पर आ पड़ी थी, शायद वो उसके लिए तैयार नहीं थे। चाचा जी और दादाजी को खोने के बाद रातों रात हम अपने ही घर, अपने ही गांव से चोरों की तरह भागे। पता नहीं हम किससे भाग रहे थे, बस मुझे इतना बताया जा रहा था कि कोई है जो हमें मारना चाहता है। हम कपड़ों की तरह घर को बदला करते थे, कभी इस घर, कभी उस घर, कभी उस सिटी, कभी इस सिटी। और बचपन से ही मुझे झूठ बोलना सिखाया गया। बड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, कोई फैमिली किसी को झूठ बोलना सिखा रही हो। हमने झूठ बोलना सीखा ताकि हम जिंदा रह सकें। मेरी मेरे पापा के साथ कोई भी बचपन की मेमोरी नहीं है। बचपन में ही वो घर आते, टेंशन में रहते। अक्सर वो रात में बहुत लेट घर आते थे और सुबह-सुबह निकल जाते थे। मैंने उन्हें हमेशा टेंशन में देखा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी उनसे पूछने की कि क्या हुआ, कैसे हुआ? बस वो किसी से भागते रहते थे, जैसे कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है। मैंने उन्हें बचपन में देखा कि कई कोर्ट, कचहरी, पुलिस और बहुत सारी टेंशन, घर को चलाना, खेत देखना, इनमें वो फँसे रहते थे। सबसे बड़ी परेशानी थी वो उस समय जिस चीज़ को हाथ लगा रहे थे, बस उन्हें लॉस देखना पड़ रहा था। इतना लॉस कि हमने अपना सब खोना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन हमने इतना बड़ा लॉस देखा कि हमारे पास फीस, रेंट और खाने के पैसे नहीं बचे और मजबूरी में हमारे पूरे परिवार को गाँव से थोड़ी दूर खेतों पर रहना पड़ा। जहाँ पर एक ईंटों का कमरा था जिसमें बोलते हैं ना जब खेतों में पानी लगाते ट्यूबवेल हमारे यहाँ बोलते हैं, वो रखा हुआ था। आधे में वो रखा था और आधे में हम रहते थे, जहाँ पे हमारा पूरा सामान था। दूसरा कमरा बनाया गया था हमारी पढ़ाई के लिए, फूस का, गाँव में फूस के कमरे बनते हैं। उसमें क्या था, आधे में भूसा भरा रहता था और आधे में हम पढ़ाई करते थे। एक लकड़ी का तखत था जिसके नीचे बकरियाँ रहती थी और ऊपर मैं फ्यूचर के प्लान करती थी। अपने छोटे भाई को सुनाती कि कैसे आगे चल के हम करोड़पति बनेंगे, सब चीज़ें ठीक होंगी, हम एक बड़े अपने खुद के घर में रहेंगे। और पापा को अब टेंशन होने लगी हमारी हायर एजुकेशन की, खासकर मेरी। तो पापा ने डिसाइड किया कि हम किसी महानगर चलते हैं जहाँ हमारी अच्छी एजुकेशन हो पाए। तो पापा ने कुछ प्रॉपर्टी को हटा के डिसाइड किया कि हम एक महानगर चलते हैं जिसका नाम था इंदौर। पर कहा ना, हम एक परेशानी को छोड़ते थे और दूसरी परेशानी हमारा इंतज़ार बाहें फैलाकर कर रही होती थी। इंदौर में जैसे ही मैं पहुँची तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया और दिल्ली का इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे मिला। चीज़ें बहुत ठीक हो रही थी। पापा ने गाँव की कुछ प्रॉपर्टी हटाई और उससे इंदौर में प्लॉट ले लिया, घर बनना स्टार्ट हो गया। माँ ने कपड़े की दुकान खोल ली, पापा का बिज़नेस और जॉब साथ में चल रहा था। पता नहीं जैसी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हुई मुझे एक डर सा लगने लगा। मैं दिल्ली में थी और अक्सर मम्मी मुझे अच्छी चीज़ें घर पे बताया करती थी कि देखो अब ये हो रहा है, दुकान बहुत अच्छी चल रही है, पापा का जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, उनको प्रमोशन भी मिल रहे हैं, बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है। और मुझे लगता था कि शायद कुछ होने वाला है और ये डर इतना हावी था ना कि एक दिन हो ही गया। अचानक से कोविड आ गया। कोविड आया, मम्मी की दुकान बंद हो गई, पापा का जॉब भी चला गया और पापा का बिज़नेस भी ठप हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो पापा ने हमसे हमेशा छुपाई थी, हमारा घर, पापा का बिज़नेस और मम्मी की जो शॉप थी, वो सब बैंक लोन पर थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितनी हमारे पास सेविंग थी, वो हमने सारी की सारी ईएमआईज़ को देना स्टार्ट कर दिया। हमारी सेविंग खत्म होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट हम मतलब बैंक को पे करते थे। बैंक वाले जैसे ही ईएमआईज़ हमने भरना बंद की, बैंक वाले कंटिन्यू हमारे घर आने लगे।
बैंक वाले ब्लैक कपड़ों में बड़े-बड़े बाउंसर आते थे, क्योंकि मैं मेरे को हल्की-हल्की मेमोरीज़ याद है उन चीज़ों की, क्योंकि मैं घर पे उतना थी नहीं। मैं बहुत लेट घर पे पहुँची और अक्सर मेरा भाई मुझे बताता था। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सारी चीज़ें घर बताते नहीं थे, क्योंकि मैं बाहर रहती थी, ज़्यादा टेंशन ना लूँ। मेरा भाई बताता कि घर पे बाउंसर आते हैं, बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं, पापा को खड़े होके मतलब गाली-गलौज भी करते थे। और एक दिन पापा अचानक से गायब हो गए। अब घर पे मैं, दादी और मेरे 2 छोटे-छोटे भाई थे। मैं घर पे पहुँच गई क्योंकि कोविड आया और मेस बंद हो गया हॉस्टल का, क्योंकि मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रही थी और नोटिस आया कि आपको हॉस्टल खाली करना है, तो जैसे-तैसे मैं घर पहुँची। अब चीज़ें मेरे सामने हो रही थी। अब तक मेरा पूरा परिवार जिन चीज़ों को झेल रहा था और मुझे नहीं बता रहे थे, अब मैं उनका पार्ट बन चुकी हूँ। मेरे घर पे लोग आते, घंटों बैठे रहते और पापा का नंबर माँगते, जो मेरे पास खुद भी नहीं था। मेरी माँ अक्सर परेशान होकर रो के एक ही बात कहती कि पापा को जाना नहीं चाहिए था। उनके बच्चे छोटे हैं, पत्नी है, माँ है, वो बीमार है। उनको डट के सामना करना चाहिए था इन चीज़ों का। भागना और सुसाइड करना कायर लोगों की निशानी है। उन्हें जाना नहीं चाहिए था। मैं समझती हूँ कि वो परेशान है, बचपन से उन्होंने इतनी चीज़ों को फेस किया है। वो रुकते, हम उन्हें समझते। मम्मी ये सब कहती, डेली हमारे घर में एक ही टेंशन होती थी, पता नहीं कहाँ से कौन आ पड़े घर में। और एक दिन बैंक से एक फाइनल लेटर आया कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जिनके पेपर पापा ने लगाए थे बैंक में लोन के लिए, वो सब बैंक का हो चुका है। हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, शाम का टाइम था और हमारे घर की नीलामी हमारी आँखों के सामने हो रही थी और मेरा पूरा सामान रोड पे रखा हुआ था। हमारा घर चला गया और माँ ने यहीं से अपनी ज्वेलरी को सैक्रिफाइस करना स्टार्ट किया, बस हमारे सर्वाइवल के लिए। और हम अभी भी अपने पापा को सर्च कर रहे हैं। पुलिस वाले आते, वो भी पापा के बारे में पूछते, बैंक वाले आते, वो भी हमारे फादर के बारे में पूछते। और सोसाइटी में ना हम एक वो बन गए थे कि देखो अगर ऐसा करोगी तो वैसा होगा, ऐसा करोगी तो वैसा होगा। हम ना एक एग्ज़ाम्पल बन के रह गए। हमने अपने एरिया में वो रेंट पे घर लिया जो सालों से खाली पड़ा हुआ था। भयंकर बदबू, कॉकरोच और चूहों से भरा हुआ। उसका रेंट 3000 रुपए था। मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो 3000 रुपए हम कैसे भरते थे मुझे पता है। हम उस घर में पहुँचे, मम्मी ने उस घर को काफ़ी दिन तक साफ़ किया, हमने अपना सामान रखा और फिर से बैंक वाले हमारे घर को ढूँढ लिया और आने स्टार्ट हो गए। मैं सबसे बड़ी थी, मैं इतनी परेशान कि मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। उसका रीज़न था कि बचपन से फैमिली की ऐसी सिचुएशन देख के मुझे पैनिक अटैक आते थे। अक्सर तेज़ आवाज़ या लड़ाई देखने के बाद मेरे हाथ-पैर तेज़-तेज़ काँपते, हार्ट बीट टॉप पे होती और कान और आँखों से दिखाई पड़ना और सुनाई पड़ना बंद हो जाता था। तो फैमिली मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करती थी। वो बस ये कहते थे कि हम कर लेंगे, तुम रिलैक्स रहो। बट होता है ना कि जब आप बड़े होते हो परिवार में, तो आपको लगता है नहीं, 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 मुझे कुछ करना है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ? तो ये सब चीज़ें चल रही थी और अचानक से मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप और बड़ा वाला भाई जो मेरे से छोटा है, मेरे से छोटे 2 भाई हैं, मिडल वाला। मैंने कहा आप यहाँ से जाओ। आप जाओगी तो शायद बैंक वाले घर आना बंद कर दें। टिकट के लिए तो पैसे थे ही नहीं। उनको मैं स्टेशन पे उनको बिठाया और मैंने वहीं पे लॉ पढ़ा। कोविड में कई सारे लोगों ने सुसाइड किया था बिकॉज़ ऑफ बैंक वाले उनके घर आते थे, उनके रिलेटिव्स को परेशान करते थे और जिन लोग बड़े इज़्ज़तदार लोग होते हैं, बड़े खुददार टाइप के, तो उनको लगता है कि मर जाना ही एक सॉल्यूशन है। तो एक लॉ चेंज हुआ था कि जिसने आपसे लोन लिया है, आप उसको ही धमका सकते हो, उसके परिवार को नहीं। पापा तो थे ही नहीं, माँ भी चली गई और घर जाने के बाद दादी हार्ट पेशेंट थी, तो मैंने उनको अपने जो ताऊ जी हैं, नागा साधु, उनका आश्रम राजस्थान के अलवर में है, मैंने वहाँ भेज दिया, एज़ अ गुरु माँ बन गई। अब यहाँ पे परेशानी क्या थी कि जो 3000 का घर था, हमें वो भी महँगा लगने लगा। हम परेशान कि 3000 रुपए कहाँ से भरें? ना ही हमने उस घर की सिक्योरिटी दी थी, ना ही एडवांस दिया था, पर 3000 रुपए भी हम पे भारी होने लगे। अब घर में कौन बचा था? मेरा छोटा भाई और मैं। अब बैंक वाले अचानक से एक दिन आए। अब लॉ तो मैंने पढ़ ही लिया था और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी के सामने खड़े होकर पूरी ताकत से बोली थी। मैंने हाथ को पीछे किया और मैं तेज़ से बोली, "क्या मैंने और मेरे भाई ने आपसे लोन लिया है? अगर नहीं तो अगली बार से घर मत आना। जब जिसने लोन लिया है, जब वो आ जाएँगे, आप उनसे बात करना। अगर आप दोबारा आए तो मैं पुलिस के पास चली जाऊँगी।" उसके बाद बैंक वाले कभी मेरे घर नहीं आए। वो अक्सर मेरे घर के आस-पास घूमते रहते थे, पूछते थे क्या इनके पेरेंट्स आए? आएँगे तो बात करेंगे, नहीं तो वो मेरे घर कभी नहीं आए। ये एक थोड़ी अच्छी चीज़, बड़ी राहत सी मिली। मेरे भाई और मैंने डिसाइड किया, जो कि अभी 18 का भी नहीं था, मेरा भाई बहुत छोटा था, कि हम इस घर को छोड़कर किसी सस्ती मद्दी जगह चले जाते हैं। अब देखो, अगर आप इंदौर में एक अच्छी जगह रह रहे हो, आपका घर इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास सामान बहुत होने वाला है। हमसे जितना सामान उठाकर गाड़ी में रखा गया, हमने सिर्फ उतना सामान लिया, बाकी सब वहीं छोड़ दिया। यहाँ बात चल रही थी जिंदा रहने की, सामान की पड़ी किसको थी? हमने कमरा देखा जो करीब 1000-1200 रुपए का था, हम वहाँ शिफ्ट हो गए। अब क्योंकि
कमाने वाला कोई था ही नहीं, तो मेरे भाई ने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगा। पर जब वो 18 का नहीं है तो वो जॉब कैसे करेगा? कौन-सी कंपनी उसको अपने पास रखेगी? तो उसने कंपनी में बात की और एक ठेकेदार था। कंपनियों में क्या होता है, आपको लेबर सप्लाई करनी होती है ठेकेदार के थ्रू, जिसका आपको 12 घंटे का 2 से ₹250 मिलता है, मात्र इतना। मेरा भाई जॉब करने लगा और मैं घर पे रहती। मैं और मेरा भाई महीनों तक एक-दूसरे से बात नहीं करते। लगता था जैसे बात करेंगे ना तो कुछ है जो अंदर से निकल पड़ेगा, रो देंगे शायद। मेरी ग्रेजुएशन में क्या हुआ कि मेरी फीस नहीं जा रही थी। इस वजह से कॉलेज वाले मुझे बुलाते थे सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए, और मेरी डिग्री जो थी ना, उन्होंने पहले ही कह दिया था, अगर आपने फ़ीस भरी तो ही आपकी डिग्री आपके पास पहुँचेगी, नहीं तो हमारे पास आ जाएगी। जब पैसे हो जाएँ तब आप ले लेना। ये भी परेशानी थी। मैंने कहा एटलीस्ट डिग्री आप रखो, जब पैसे आ जाएँगे तब मैं ले लूँगी। एक दिन अचानक से पापा आ गए, बहुत लंबे टाइम के बाद, महीनों हो गए थे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं शांत थी, मैं बस खाना बनाने लगी। खाना बनाते-बनाते वो बस खा ही रहे थे और घर पे अचानक से पुलिस आ गई। पुलिस आई और बातचीत के नाम पर पापा को लेके चली गई। इंडियन सोसाइटी में जो लोग भी मेरी तरह जहाँ से आते हैं, उनको पता होगा कि पुलिस का घर पे आना, ऐसा लगता है जैसे आप क्रिमिनल ना हो या हो, आप क्रिमिनल हो। बल्कि संविधान ये कहता है कि आपको पूछताछ के रूप में पुलिस ले जा सकती है, जस्ट पूछताछ ही तो करनी है किसी चीज़ के बारे में। और हमें क्रिमिनल बना दिया गया। जिस कमरे में हम किराए पे रहते थे, जो हमारे लिए बहुत सस्ता था, हमें लगता था हम यहाँ लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, चीज़ें बड़ी ईज़ी हो गई हैं। मकान मालिक का फ़ोन आता है, बोलते रातों रात घर खाली करो, या तो रोड पे रखो या कहीं फेंक दो, हमें मतलब नहीं, आप इज़्ज़तदार लोग रहते हैं, आप जैसे क्रिमिनल नहीं। आपके पापा को, पापा भी नहीं बोला, बोला आपके बाप को जो पुलिस उठा के ले गई, आप हमारा घर खाली करो। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं पूरी हिल गई, मेरे पाँव काँप गए, ऐसा लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगी? मेरे हाथ-पैर काँपने लगे। और उस दिन मैंने रो के अपनी माँ को कॉल किया, अभी तक चीज़ें मैं डील कर रही थी कि माँ, मकान मालिक बोल रहा है कि घर खाली करो जैसे भी। उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएँगे, चाहे जो हो, हम कुछ लेके नहीं जाएँगे, बस यहाँ से निकल जाएँ, ये जगह हमें मार रही है। और ऐसा डिसीज़न सिर्फ़ मेरी माँ ही ले सकती थी, क्योंकि उन्होंने इस जगह को छोड़ा, उनको थोड़ा शांति मिली होगी। इस जगह को छोड़ने में ही भलाई थी। मैंने अपने ताऊ जी को, जो कि अलवर में उनका आश्रम है, उनको कॉल किया। मैंने कहा, ताऊ जी मुझे आपके आश्रम में कुछ दिन के लिए रहना है, आप परमिशन दे दो, क्योंकि वो साधु हैं। मैं उनको ताऊ जी मानती हूँ, बट साधु बनने से पहले वो अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। उनके लिए हम एक अननोन हैं, जस्ट सेवक टाइप के। तो डिसाइड हुआ कि हाँ, हम उनके पास चले, उन्होंने हाँ कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एटलीस्ट हम इस जगह एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमें रेंट नहीं भरना पड़ेगा और हम कहीं कमाने के लिए निकल सकते हैं। ट्रक आके हमारे घर के पीछे लग गया, हम धीरे-धीरे सामान भर रहे थे। मुझे नहीं पता, किसी ने उनको कॉल कर दिया, जो लोग भी हमारे घर आते थे पैसे माँगने के लिए। 15 से 20 लोग अचानक से आ गए। अब यहाँ पे पता है सोचने वाली बात क्या थी, मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था? मैंने माना कि मेरे पापा ने पैसे लिए होंगे बैंक से, इनसे। इतने सारे लोगों से पैसे ले रखे, अब ये तो पापा ही क्लियर कर सकते थे कि लिए हैं कि नहीं लिए हैं, फिर क्या सीन है नहीं पता। लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं एक शटर होता ना घर का, उसके पीछे खड़े होकर देख रही थी ऐसे काँपते हुए कि वो माँ को घेरे हुए थे और बोल रहे थे कि तेरा पति भाग गया है पैसे लेके और तू भी, माँ को गंदा मतलब गाली तक दे रहे। सोचो एक फीमेल को गाली दे रहे हैं। मेरी माँ उनसे हाथ जोड़ के की बात कह रही थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे जाने दो, आप सब रख लो। और अचानक से बहुत सारे लोग कमरे में घुस आए। हमारी टीवी, फ्रिज, कूलर, उनको जो भी उनके हाथ लग रहा था वो बस उठा-उठा के ले जाने लगे। मेरी माँ ने मुझे इशारा करते हुए कहा कि चुप, जो ले जा रहे ले जाने दो, तुम सब शांति से खड़े रहो। मेरे दोनों भाई छुपे हुए थे, क्योंकि लड़की को तो वो हाथ लगा नहीं सकते थे, और मैं खड़े हो गए, ऐसे मैं बुत बन के खड़ी हुई थी और ऐसे-ऐसे काँप रही थी। और जैसे ही थोड़ी देर हुई वो लोग चले गए और हम छत पे चढ़े, बगल की छत पे कूदे और पीछे कैसे भी उतरे सीढ़ी वगैरह के थ्रू, और हम ट्रक में चढ़ गए जाके। माँ ने एक लंबी साँस ली और ट्रक वाले से कहा कि कहीं भी ट्रक मत रोकना कैसे भी, बस हमें अपने बच्चे को बचाना है। माँ रो रही थी, मेरे भाई रो रहे थे और मैं बस सदमे में थी। ट्रक चलता रहा। ऑलमोस्ट हम सिटी को क्रॉस करने वाले थे, हम थोड़े खुश थे, और अचानक से हमारे ट्रक के सामने ना 5 से 7 बाइक वाले लग गए और चिल्लाने लगे, ये भगोड़े हैं, हमारे पैसे लेके भाग रहे हैं, इनका पति भाग गया, अब ये भी भाग रहे हैं। और माँ उस टाइम कन्फ्यूज़ हो गई। ट्रक वाले को एक पल को लगा कि यार ये क्या चल रहा है? मैंने किसका सामान रखवा लिया? बट जब उसने रोते हुए बच्चों और माँ को देखा तो उसे लगा नहीं, नहीं, ये बेचारे परेशान हैं, क्योंकि वो सुन ही रहा था इनके पति यहाँ नहीं है, ये वो। माँ ने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था, उन्होंने उतारा। शायद जितने पैसे वो बता रहे थे उतनी तो उनकी कीमत भी नहीं थी, पर मंगलसूत्र सोने का था, मम्मी ने उतारा, उनको पकड़ाया। कहा कि शायद इतने में तुम्हारा हो जाए, मुझे मेरे बच्चों को जाने दो।
और वो वहाँ से चले गए। वो हमारी नई लाइफ थी। हम इंदौर से निकले और 2 दिन के बाद राजस्थान में आश्रम पे पहुँचे। आश्रम पे पहुँचने के बाद हम सब शांत बैठे हुए थे। ऐसी चीज़ों की बात ना आपको आपस में बात करने का मन नहीं करता, क्या बात करेंगे? क्या हुआ? कैसे हुआ? बस हम सर्वाइवल के लिए निकलने वाले थे। माँ और मिडिल वाला भाई एक साथ निकले। बदकिस्मती से मेरे छोटे वाले भाई को कॉलेज भी इंदौर में ही मिला और मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ी। मेरे हाथ में एक सूटकेस था छोटा-सा, थोड़ा-सा सामान था और मैंने उस दिन कसम खाई, या तो करके आऊँगी या मर जाऊँगी बट मैं वापस नहीं आऊँगी। इतना कुछ फेस कर लिया था कि डर और एक वो होता है ना कि एक अंदर से रोता है आदमी घबरा के, वो सब खत्म हो चुका था। मुझे इतनी मेरी गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग थी कि मैं अब करके रहूँगी। मैं अब कुछ भी करने को तैयार हूँ और अब एक डर खत्म होने के बाद एक वो बहुत आ गया था कि नहीं, अब मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, कुछ करना है। एक तो बड़े होने के नाते इतना प्रेशर मेरे दिमाग पे रहता था। मैं जेंडर भूल ही गई थी कि मैं लड़की हूँ, क्या हूँ, मैं सब भूल चुकी थी। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया ट्रेन में बैठे हुए, मैंने कि यार देख 4-5 दिन के लिए अपने रहने देना, उसके बाद मैं नई जगह निकल जाऊँगी। क्योंकि उसको मेरी फैमिली कंडीशन पता नहीं थी। उसने कहा हाँ, आ जा। मैं उसके फ्लैट पे पहुँची और मैं दिन-रात जॉब सर्च कर रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉलेज वालों ने मेरी डिग्री रख ली थी। मैं मार्कशीट के बिहाफ़ पे जॉब सर्च कर रही हूँ। बीटेक में क्या होता है ना, आपको मार्कशीट मिलती है, आपके सारे जितने भी आपके 8 सेमेस्टर होते हैं उसकी मार्कशीट मिलती है, उसके बिहाफ़ पे। कौन मुझे जॉब देगा और क्यों ट्रस्ट करेगा? मैं बस जॉब सर्च कर दी। जब मैं राजस्थान के आश्रम से निकली थी, मेरे जेब में मात्र 1800 रुपए थे। उन 1800 रुपए में मैं उन रुपए को देख के पता क्या सोच रही थी? इसमें मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगी, खाऊँगी या फिर मैं रिज़्यूमे की फ़ोटोकॉपी निकलवाऊँगी। सोचो मैं यहाँ तक सोच रही हूँ कि मेरे पास फ़ोटोकॉपी के पैसे नहीं हैं। मैं अक्सर इंटरव्यू देने जाती तो मैं उनसे बोलती सर प्लीज़ इस पे पेन मत चलाना, मुझे अगली जगह देना। तो मुझे अजीब तरीके से देखता कि इसके पास फ़ोटोकॉपी भी नहीं है। और एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे थी और वो कहीं घूमने गई हुई थी बाहर और उसका मेरे पास कॉल आता है कि रूपाली मेरा फ्लैट फटाफट खाली कर दे, मैं नहीं चाहती तू वहाँ रुके। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। उसको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो क्या थी मुझे नहीं पता, ना मैंने उससे पूछा। मैंने बैग उठाया, एक छोटा-सा बैग क्या ही था मेरे पास। उठाया और मैं सोसाइटी के पार्क में आके एक वो पड़ा हुआ था झूला, उस पे बैठ गई। और मैं इतनी तेज़ हँस रही थी। इसीलिए उस दिन मुझे याद आया कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए और मेरा डर खत्म हो गया। मैं हँस रही थी और मैंने अपने आप से एक ही बात पूछी। वो बात पता है इतनी फ़नी थी, वो बात थी कि मुझे पेट्रोल पंप पे जाना चाहिए या फिर रेलवे स्टेशन, क्योंकि 2 ही जगह है जहाँ बिना पैसे में आप रुक सकते हो। उस दिन मैं लास्ट टाइम इतनी भयंकर तरीके से उदास हुई थी और साथ में हँस भी रही थी, इतनी तेज़-तेज़। जो लोग मुझे इस टाइम देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे तो इसने नशा किया है या फिर ये पागल हो गई है। और मैंने अपना लगेज उठाया, 11:30 से 1 बजे तक मैंने डिसाइड किया कि मुझे कहाँ जाना है और मैं रेलवे स्टेशन निकल गई। आगे आने वाले 10 दिन गाज़ियाबाद का रेलवे स्टेशन मेरा घर होने वाला था। रात में मैं वहाँ रुकती और दिन भर मैं पैसे बचाने के लंगर भंडारे अगर मुझे मिल रहा है तो मैं पेट भर के खाती और जॉब सर्च कर दी। और बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क हमेशा आपको रिज़ल्ट देता है। सो मुझे जॉब मिल गई। एज़ अ इंटर्न मुझे 8000 रुपए की जॉब मिली और मैं हँसते हुए पता है क्या सोच रही थी? एनसीआर में तो रूम ही 5000 से स्टार्ट होता है। सो मेरी कहानी थोड़ी-सी टफ रही है बट मैं उसमें भी हँसी और मुस्कुराने के ज़रिए ढूँढ लिया करती थी। मेरी जॉब लग गई और मैं पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती। इतने पैसे नहीं थे कि मैं कैब करके जाऊँ। मैं सुबह साढ़े 6 बजे उठती, साढ़े 6 बजे उठ के 7 बजे तक मैं बस पकड़ती और 10 बजे तक मैं ऑफ़िस पहुँचती। मेरे ऑफ़िस का टाइम था 10, मैं हमेशा सवा 10, साढ़े 10 बजे पहुँचती थी और आए दिन मैं गंदे कपड़े, बदबूदार कपड़ों के साथ पहुँचती। परफ्यूम खरीदने के पैसे कहाँ थे मेरे पास? कुछ भी नहीं था, बस कपड़े थे, यही मेरे लिए बड़ी बात थी। ये सब चीज़ें चल रही थी और मैं कभी भी अपने ऑफ़िस में पार्टीज़ अटेंड नहीं करती, क्योंकि पार्टी अटेंड करने के लिए आपको पार्टी देनी भी तो पड़ती है और पार्टी देने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। एक पार्टी का 10,000 रुपए आता है और मेरा जो पेमेंट था वही 8,000 था। एज़ अ इंटर्न मुझे कब तक वो लोग रखने वाले थे उनको पता ही नहीं था। उनको पता होगा पर मुझे पता नहीं था। लेकिन उनको ये कन्फर्म था कि मैं नीडी हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत नीडी हूँ। मैं कभी कॉलेज मतलब ऑफ़िस जाती थी, कभी ऐसा नहीं कि मैंने बंक कर दिया हो या फिर मैं ऑफ़िस आ नहीं रही हूँ, छुट्टी माँग रही हूँ, मैं डेली जाती टाइम पे, थोड़ा लेट हो जाती थी। और अचानक से मेरा बर्थडे था और मेरे फ़ोन पे एक बेल बजती है, एक मैसेज आता है। मुझे लगा शायद मेरा बर्थडे मेरा भाई विश कर रहा होगा और मुझे पता चला मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी 1 उँगली कट गई और 4 मतलब बाकी 4 उँगली टूट गई हैं। उसने कहा कि
अगर आप 30 से 35 मिनट में अगर मुझे 5,000 रुपये देती हो दीदी, तो मैं सर्जरी करवा सकता हूँ, अदरवाइज़ मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मेरी माँ, मैं, मेरा भाई सब 5,000 रुपये के लिए लग गए। मैं अपने बॉस के पास भागी-भागी गई कि सर प्लीज़ मुझे 5,000 रुपये एडवांस दे दो, और मुझे कितने ही दिन हुए थे ऑफ़िस आए हुए। वो मुझे देख रहा था, कह रहा नहीं-नहीं ऐसा, क्योंकि उनका कहना था कि अक्सर लोग ऐसे बहाने मारते हैं, बट होता है ना कि आप कितना ही चिल्लाओ कोई क्यों ही सुनेगा। मेरी माँ भी लगी थी, मैं भी लगी थी, 5,000 रुपये का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, और मेरा भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, उसने हमेशा के लिए अपनी उँगली खो दी और उसकी 2-3 उँगलियाँ टेढ़ी भी हो गईं। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कितनी लाचार हूँ, 8,000 सैलरी में मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब मेरे बॉस को जब ये पता चल गया मैं अक्सर लेट ऑफ़िस जा रही हूँ, कभी कोई बहाना मार रही हूँ, कभी पैसे माँग रही हूँ। अब उसने क्या किया, अनवांटेड टच करना, मुझे जल्दी ऑफ़िस बुलाना, लेट नाइट जाने देना, किसी भी बहाने से प्रेज़ेंटेशन के नाम पे बुलाना और कहीं भी घुमाते रहना गाड़ी और अजीब-अजीब बातें करना। मैंने जॉब को छोड़ दिया और मैं टूट गई कि मैं घर पे क्या बोलती कि मैंने क्यों जॉब छोड़ दी। एक जॉब मुझे इतनी मुश्किल से मिली। मेरी माँ अब मेरे दोनों भाइयों की पढ़ाई के लिए अपनी सारी ज्वेलरी सैक्रिफ़ाइस कर रही थी। अपना घर कैसे भी चला रही थी। मेरा भाई हॉस्टल में रहता था, उसका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबको पता है जिनके बच्चे पढ़ते हैं। मैं उनसे क्या कह के पैसे माँगती कि माँ मुझे थोड़े और पैसे दे दो क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया। उनके माइंड में तो यही, वो देती क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। बट कभी-कभी लगता है ना कि आपको इतना पढ़ाया-लिखाया आपके माँ-बाप ने, माँ-बाप खून-पसीने की कमाई से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरी जेब में ₹100 थे, मैंने ट्रेन पकड़ी, पता नहीं कहाँ के लिए। बस मैं ट्रेन में बैठ गई। वो बोलते हैं ना कि जब भी आप परेशान हो लाइफ़ में, आपको अंदर के शोर से जस्ट डबल शोर बाहर चाहिए होता है, तभी आपको शांति मिलती है। और मैंने एक मूवी देखी थी अमनीश पुरी की, जहाँ पे वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि काशी, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मतलब थोड़ा फ़िल्मी होके बोल रही हूँ। तो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। मुझे लगा अरे मैं काशी जाऊँगी, भोलेनाथ किसी और रूप में प्रकट होके बड़े सा कलसा देंगे मुझे सोने के सिक्के का भरा हुआ कि लो रूपाली, जाओ सब ठीक हो गया। मैं सच में यही सोच के उस ट्रेन में बैठ गई और मैं काशी पहुँची। वहाँ पहुँच के मैं काशी विश्वनाथ नहीं गई। क्या लग रहा होगा सीधे मैं मंदिर पहुँचूँगी? नहीं, मैं अन्नपूर्णा मंदिर गई। मैंने पेट भर के खाया इडली एंड वड़ा। मैं सच बता रही हूँ, मैंने यही खाया था, चॉइस बहुत है वहाँ पे। मैं दिनों तक वहाँ के आश्रम, वहाँ के मंदिर और घाटों पे भटकती रही, बस इसलिए कि कहीं से भगवान आए और क सोने का कलसा मुझे पकड़ा दें, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और एक दिन मैंने एक डोसा, मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मैंने एक डोसा ऑर्डर किया बिना मेन्यू को देखे। प्राइस जब मैंने देखे तो मैंने उसको कैंसल किया और ₹50 की पूड़ी सब्ज़ी खाने घाट के किनारे किसी रेस्टोरेंट में चली गई। वहाँ पर एक फॉरेनर लेडी और बंगाली फैमिली के बीच बड़ा इमोशनल मोमेंट चल रहा था। मैंने वो कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके फिर मैं भटकने लगी काशी में यहाँ-वहाँ। मैं इतनी होपलेस हो गई, मेरा भगवान से विश्वास उठने लगा। मैंने कि भगवान, मैंने आपकी इतनी सारी स्टोरी सुनी है, आप भक्त के पास जाते हो, ये देते हो, वो देते हो, ऐसे हेल्प करते हो, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? वो मेरा सम पैसे-वैसे कहाँ हैं जो आप मुझे देने वाले हो? काशी से मैं खाली हाथ जा रही हूँ। मैं होपलेस होके ट्रेन में बैठी और वापस निकल गई वहाँ से घर की तरफ। आश्रम पे मैं फिर से आ गई। रहने का ठिकाना एक ही था, ताऊ जी के आश्रम पे। मैं आश्रम पहुँची और मैंने वो वीडियो ना ऐसे ही बैठे-बैठे, क्योंकि मैं फ्री थी, कोई काम था ही नहीं, जॉब तो छोड़ ही चुकी हूँ। मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, नॉर्मली मुझे बोलना भी नहीं आता था, और मैंने वो अपलोड कर दी और मैं सो गई। सुबह मेरे पास कॉल्स पड़ी फ़ोन पे। जो फ़ोन कभी बजता नहीं था, वो बज रहा था बुरी तरह से। मैं कह रही किसके फ़ोन्स आ रहे हैं? मैंने वो वीडियो देखा। 1 हफ्ते के अंदर मोर देन 100 के सब्सक्राइबर और मोर देन 50 मिलियन व्यूज़ के साथ मेरा वीडियो वायरल हो गया। मैं इंडिया की मोस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर बन गई। मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ मैं कभी जाना नहीं चाहती थी, जिसकी मुझे ज़ीरो नॉलेज, मुझे कुछ पता ही नहीं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब चलाती भी कम थी। यूट्यूब चलाने के लिए आपको डेटा चाहिए, रिचार्ज तो होता नहीं था मेरे फ़ोन में। उस दिन मैंने अपने हाथ ऐसे किए और मैंने कहा कि इसे बोलते हैं कृपा? ऐसे कृपा होती है क्या भोलेनाथ? और मैंने वो चीज़ सच होते देखी मेरे माइंड में। तो जो लोग बोलते हैं कि अरे रातों-रात सक्सेस मिल गई, किसी को रातों-रात सक्सेस नहीं मिलती है। उसके पीछे का हार्ड वर्क देखो आप। अब यहाँ पे क्या था, वायरल हो गया, सब कुछ हो गया, अब एडसेंस के लिए अप्लाई करना था। अर्निंग कैसे होती है? यूट्यूब क्या होता है? कुछ पता ही नहीं है। एडिटिंग कैसे होती है? मैंने तो जैसे एक एप्लीकेशन था, उससे छोटा-सा ऐसे ऐसे ही एडिट करके क्लिप्स ऐड करके डाल दिया था। वो एक इमोशनल वीडियो था, पता नहीं लोगों को क्या पसंद आ गया या फिर कृपा थी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं उस टाइम ऐसे बुत बन के खड़ी हुई थी। सुन,
अब क्या करना है, क्योंकि रास्ता खुल चुका था, एक चमत्कार हो गया था, ऐसे बोलते लॉटरी लग जाना। मतलब मैं ऐसे कर रही थी, यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मैं उस जगह पहुंच चुकी थी जिस चीज के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं, जाना भी नहीं, मेरे घर वालों ने कभी, मेरी फैमिली में ऐसा कोई है ही नहीं, ना कोई जानता था। मेरा भाई इंदौर में ग्रेजुएशन कर रहा था, उसका प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज से ही, तो उसकी जॉब और ग्रेजुएशन साथ में चल रही थी, वो रह रहा था। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं था, तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसने कहा मेरे पास आ जा। अब हम दोनों अपने फ्री टाइम में, वो मेरी हेल्प करता था और मैं यूट्यूब पे काम करने लगी। मेरा यूट्यूब चल पड़ा अच्छा खासा, चीज़ें ठीक हो रही थी फिर से, और एक डर, थोड़ा-थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जब भी चीज़ें ठीक होती थी मुझे डर लगता था। मेरे पापा वापस आ गए थे, पापा, मेरी माँ और मिडिल वाला भाई गुजरात में सेटल थे। पापा वहाँ पे फिर से जॉब करने लगे थे, अच्छी खासी जॉब लग गई थी। सब फिर से ठीक हो रहा था। बट मैंने कहा ना, चीज़ें जब ठीक होती तो मुझे हमेशा डर लगता है। और अचानक से मेरे पास एक कॉल आता है ताऊ जी का, पूरे 7 से 8 महीने के बाद, कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर देखना चाहो तो आखिरी बार देख लो। आखिरी बार का वर्ड सुन के मैं हिल गई। मैंने 1 सेकंड भी वेट नहीं किया, मैंने सारा सामान पैक किया और मैं राजस्थान की तरफ निकल पड़ी, अपना सारा का सारा सामान लेके। क्योंकि मैंने दादी को समझाया कि आप मेरे पास आ सकते हो, हमारे साथ रह सकते हो, आश्रम पे हमारा रहना ठीक नहीं है। शायद वो उस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी, उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि वो उनका अंतिम समय है। वो चाहती थी कि हम उनके पास पहुँच जाएँ। मैं राजस्थान पहुँची, वहाँ पर मैंने अपनी जितनी भी सेविंग थी उससे कंस्ट्रक्शन कराया, क्योंकि मैं राजस्थान में उस आश्रम पे ऐसे नहीं रह सकती थी। मैं अक्सर अपनी दादी से पूछती कि अम्मा बताओ ना, सब कब ठीक होगा? आप कब ठीक होगी? तो वो हमेशा मुझे ना, मतलब होता ना, स्ट्रॉन्ग बनाती थी कि देखो भगवान परीक्षाएँ हमेशा बहुत मजबूत लोगों की लेते हैं, जिनको लगता है कि उनको लगता है जिन पर उनका विश्वास है, और परीक्षाएँ हमेशा इंसान को मजबूत बनाती हैं। डटे रहो, लड़ते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और भगवान भी तुम्हारे साथ है। ये सब उनकी बातें मुझे बहुत मजबूत बनाती थी, जिससे मैं हर जगह ट्रैवल करती थी। मैं बिना डरे निडर निडर होकर और स्ट्रगल भी करती थी, तो मुझे लगता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं, ये बहुत टफ़ है। क्योंकि जब मैं उनको देखती थी समय से लड़ते हुए, अपने हालातों से लड़ते हुए, एक दिन सुबह मैं उठी और मेरी दादी उठी ही नहीं। मुझे पता चला कि वो हमें और इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। शायद उन्होंने मुझसे झूठ बोला था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, हमेशा खड़ी रहेंगी, मुझे समझाती रहेंगी, हौसला देती रहेंगी। पर मुझे उनकी बातें हमेशा याद रहेंगी। दादी के जाने के बाद मेरे अंदर इतनी चीज़ें भर चुकी थी, यहाँ कुछ ऐसा लगता था जैसे कोई कुछ रखा है यहाँ, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। हमारे हिंदुइज़्म में ऐसा मानते हैं कि 13वीं तक, जो 13वीं होती है किसी के जाने के बाद, उस तक आत्मा हमारे आस-पास घूमती रहती है, वो हमें देखती है मोक्ष लेने से पहले। तो 13 दिन तक अगर आप रोते हो तो आत्मा को बहुत कष्ट होता है और उनको मोक्ष लेने में प्रॉब्लम होती है। मैं रोई नहीं, 13 दिन तक बिल्कुल नहीं रोई। घरवालों को लगा शायद मुझे सदमा लग गया दादी के जाने का। 13वीं होते ही मैं आश्रम के सामने एक ऊँची-सी पहाड़ी पर चढ़ गई और मैं चीख-चीख के रोई। लग रहा था जैसे बचपन का वो जो दुःख था, वो पेन जो अंदर भरा हुआ है, वो निकल रहा है, पिघल रहा है कुछ अंदर। मैं चीख-चीख के, फपक-फपक के रोई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्या करूँ, किससे कहूँ? मतलब ऐसा होता है ना कि अब कोई बचा ही नहीं है बात करने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो यूट्यूब जिस पे मैं काम करती हूँ, ये जस्ट एक मीडियम है। बट अगर आप अड़े रहते हो, मेहनत करते रहते हो, हार्ड वर्क करते रहते हो अपनी लाइफ में ना, तो सक्सेस आपको हमेशा मिलती है। आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोफ़ेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप लड़ रहे हो, एक योद्धा की तरह। और वो बोलते हैं ना कि भगवान हमेशा आपके साथ है। वो जब आप लड़ते हो ना, तब याद रखो आपके पीछे बहुत लोग खड़े होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। आपके परिवार होता है, आप खुद होते हो उस चीज़ में। दादी के जाने के बाद मैं इतना अंदर से डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? और इतने टाइम से होता है ना कि जब आप इंटरनली आपका इतना शोर होता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो मैं नर्मदा परिक्रमा पर निकल गई। पूरे 3600 किलोमीटर 5 महीने में आश्रम, नर्मदा जी के किनारे, मंदिर, गाँव-गाँव भटकती फिरी। और ये चीज़ ने मुझे बहुत शांति दी। मुझे हमेशा एक वो बोलते हैं ना अहंकार आ जाना कि नहीं, मेरा दुःख सबसे बड़ा है इस दुनिया में। तो मैंने कई लोगों को देखा जिनका दुःख भी हो या फिर स्ट्रगल हो लाइफ में बहुत बड़ा था। सो मेरा वो अहंकार टूट गया अंदर से और मैंने चीज़ों को जाना। मुझे नर्मदा परिक्रमा की, नर्मदा जी के किनारे बहुत शांति मिली और मैंने उन चीज़ों को जाना जिन चीज़ों को मैं बचपन से खोज रही थी। बोलते हैं ना आत्मा को शांति मिलना। मैंने शायद दादी की आत्मा को भी शांति दी और खुद के मन को भी बहुत शांति दी, जो हमेशा से मेरा मन एक बेचैन था।
अभी मैं उस जगह हूँ जहाँ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ। मुझे बस ये लगता रहता था कि मैं कुछ करूँ, मैं बस करूँ, करती रहूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे सब ठीक हो जाए। तो एक तरीके से मैं वॉरियर थी, मैं हमेशा लड़ती रही अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, और आज भी मैं वही कर रही हूँ।